Hello friends, a very good evening to all of you. This is Akansha Tripathi. Welcome to Study Hub. सो फ्रेंड्स, जैसे कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो इसके पिछले वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वो था हाउ वी थिंक। एक पुस्तक था, एक बुक था जिसके लेखक थे जॉन डिवी। कौन थे? जॉन डिवी सर। ठीक ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ मैंने बताया था रॉबर्ट रिमर की एक बुक है जिसका नाम है स्कूल इज़ डैड। एंड यहीं पे इवान इलिच की बुक का नाम था द स्कूलिंग सोसाइटी। तो ओवरऑल ये जो पुस्तक है, जो बुक है, उनको आप ध्यान दीजिएगा। मे भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए आज के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, एक कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। एक स्टेटमेंट है। चलिए, समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो यह किसका कथन है, किसका कोटेशन है, आपको बताना है। गुड्स का, स्किनर का, जॉनसन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर महोदय का ये कथन है। समस्या समाधान लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समस्या समाधान विधि का प्रयोग करने से छात्र सीखते हैं। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं तो बच्चों में किस चीज़ का विकास होता है, ये आपको बताना है। बच्चे क्या सीखते हैं ये बताना है। स्वतः समस्या हल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करते हैं तो बच्चे जो है खुद ही एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, खुद ही जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है। सेकंड क्या है कि निरीक्षण व तर्क शक्ति का विकास करना। ऑब्वियसली निरीक्षण व तर्क शक्ति का जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग है उसका भी विकास होगा, और साथ ही साथ करके सीखने की भावना होगी। ठीक है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के कितने स्टेप्स हैं, कितने सोपान हैं? तो जॉन डीवी ने जो है वैज्ञानिक विधि के टोटल 5 स्टेप्स बताए हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है समस्या से परिचित होना। अब हमको पहले तो पता होना चाहिए कि आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। तो पहले तो ये होगा कि समस्या से परिचित होना। सेकंड क्या है कि परिकल्पना का एक निर्माण करना। और थर्ड स्टेप है कि तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना। ठीक है, फैक्ट्स क्या है इसके पीछे उसको जानना। उसके बाद से निष्कर्ष प्राप्त करना। और साथ ही साथ आपका जो 5 स्टेप है वो है परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। तो ओवरऑल ये जो है 5 स्टेप वैज्ञानिक विधि के जो कि जॉन डीवी ने बताया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, दल शिक्षण विधि का विकास कब हुआ था? दल शिक्षण, यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा है दल शिक्षण, यानी कि टीम वर्क, टीम टीचिंग। ठीक है। अभी टीम टीचिंग क्या होता है? जो है बहुत सारे शिक्षकों का समूह जो कि किसी क्लास को, बच्चों को, या फिर एक वर्क का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। ठीक है। तो दैट इज टीम वर्क या टीम टीचिंग कह सकते हैं। ठीक है। इसका विकास, इस मेथड का विकास कब हुआ था? तो 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अब टीम टीचिंग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो दल शिक्षण का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध छात्र मिशिगन व हार्वे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिशिगन व हार्वे के द्वारा। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि दल शिक्षण के सोपान हैं। अब आपको बताना है कि टीचिंग, जो भी आपकी टीम टीचिंग है उसके कितने स्टेप्स हैं। तो देखिए, योजना का निर्माण करना है पहले, जो आपको प्लानिंग करना है। ठीक है। अच्छा, पहले चाहे कोई भी टीचिंग हो, कोई भी मेथड हो, सबसे पहले पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि पहले आपको प्रिपेयर करना है, पहले आपको प्लानिंग बनाना है, योजना बना लेनी है। ठीक है।
उसके बाद से व्यवस्था यानी कि क्रियान्वयन करना, आपने जो भी प्लानिंग किया हुआ है, जो भी योजनाएं बनाई हुई हैं उसको संचालन कीजिए, उसका संचालन कीजिए, ठीक है। उसके बाद से सी है कि मूल्यांकन, लास्ट में जो है कि क्या आपने जो योजना बनाया है वो सही है या नहीं है, क्या कैसा चल रहा है, उसका जो है आपको इवेल्युएशन कर लेना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओवरऑल तीनों सही हैं, ए बी सी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए आप परेशान मत होइएगा, पीडीएफ के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे नया है तो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा दिए गए टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड, एनिमेशन और वीडियो के संयोजन को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा दिए गए टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, साउंड्स, एनिमेशन और वीडियो के संयोजन को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है मल्टीमीडिया, तो ये क्या होता है, तो पहले समझिए जो मल्टीमीडिया है वो दो वर्ड से मिलके बना है इंग्लिश में, मल्टी और मीडिया, ठीक है। किससे? मल्टी और मीडिया से। तो मल्टी क्या होता है? मल्टी मतलब होता है बहुत, और मीडिया का मतलब हो गया जैसे कि ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, ये सारी चीज़ें, यानी कि बहुत सारी मीडिया मिलके क्या बनाते हैं? मल्टीमीडिया होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मीडिया का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मल्टीमीडिया, जिसके थ्रू चीज़ों को और भी सरल बनाया जा सकता है, बच्चों को जो कि सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो ये है आपका मल्टीमीडिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मल्टीमीडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्स्ट हैं। अब मल्टीमीडिया में किस प्रकार के कौन से टेक्स्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उसको देखते हैं। तो पहला है ऑप्शन ए, पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या? पोस्ट स्क्रिप्ट। ऑप्शन बी है पीडीएफ, ऑप्शन सी है एचटीएमएल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए पहला है पोस्ट स्क्रिप्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी पत्र वगैरह या फिर किताबें लिखी जाती हैं तो एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा जाता है या एक संदेश दिया जाता है, वो क्या हो गया? पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया, जिसको अनुलेख कह सकते हैं, ठीक है, अनुलेख कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से पीडीएफ तो आपको पता ही है। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल एक, अगर बात करें एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट, पीडीएफ एंड एचटीएमएल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीमीडिया के कितने आयाम हैं। तो मल्टीमीडिया के टोटल 6 आयाम हैं, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। देखते हैं, टेक्स्ट है, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन और वीडियो, ठीक है। तो ये जो है 6 आयाम किसके हैं? मल्टीमीडिया के। ये सारे जो है मल्टीमीडिया के तहत आते हैं, यूज किए जाते हैं। अब देखिए रास्टर इमेज तथा वेक्टर इमेज, क्या पूछा जा रहा है? रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज किसकी उदाहरण है? ऑडियो, टेक्स्ट, चित्र या लेखा चित्र या वीडियो के। तो पहली बात, अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है इमेज की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे आप चित्र, ठीक है, चित्र क्या है? इमेज, ठीक है। तो रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज जो है चित्र और लेखा चित्र का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र में क्या अधिगम को बढ़ावा देते हैं? छात्रों में अधिगम को बढ़ावा देते हैं। अब ये देखिए, ये इसको कहा किसने है? ब्रूनर ने, बर्नार्ड ने या फिर क्लार्क ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड, ठीक है। ये कोटेशन किसका है? बर्नार्ड का है। शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र में अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, शिक्षण की क्रियाएं नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? अभी जो आपने पुस्तक देखा था उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। पहला जो जॉन डीवी का था, हाउ वी थिंक, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था रॉबर्ट रीमर की पुस्तक जो था द स्कूल इज डेड, ठीक है। और वहीं पे आपका इवान इलिच की पुस्तक थी द स्कूलिंग सोसाइटी।
तो इस चीज़ को भी, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रीवियस में पढ़ लिया है उसको साथ ही साथ रिलेट करके जो है याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि वो भूले नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, याद रहे। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, इसको तो रटना ही है। तो आप ट्रिक से या फिर ऐसे ही याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, शिक्षण की क्रियाएं नामक जो पुस्तक है वो किसकी है। तो जो शिक्षण की क्रिया नामक पुस्तक है वो थॉमस ग्रीन की पुस्तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई अधिगम के अंतर्गत निम्न अधिगम सम्मिलित होते हैं। अब ये ई अधिगम क्या होता है, तो जो भी इंटरनेट वगैरह मतलब ऑनलाइन जो अधिगम होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ई अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ई अधिगम के अंतर्गत कौन कौन से अधिगम सम्मिलित हैं। तो ऑनलाइन अधिगम बिल्कुल सही है, दूरवर्ती, ठीक है। तो ये दूरवर्ती तो होता है मतलब कि दूर से भी जो है बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा, तो ये भी आपका क्या है, ये अधिगम के अंतर्गत ही आता है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन डी इज सही, मतलब डी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग क्या है। हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग किसकी पुस्तक है। तो बैंक तथा ग्राहम, यहाँ पे ग्राहम है, ठीक है, क्या है, ग्राहम। रोजन वर्क की है, थॉमस ग्रीन की है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक तथा ग्राहम की पुस्तक है हैंड बुक ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है हमारे प्यारे शिक्षक, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।